Let us start today's session with horizontal projectile motion. तो आपको याद होगा हमने कल ऑब्जेक्ट ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन एंड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल, ये दोनों ही पार्ट्स हमने कंप्लीट किए. So today we'll start with horizontal projectile motion. I have already given you a rough introduction of this. So the idea is, in this case, एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हम ग्राउंड से नहीं बट वी आर प्रोजेक्टिंग इट फ्रॉम सम हाइट. तो वी आर प्रोजेक्टिंग द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट. बहुत सारे एग्जांपल्स है. देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ दिस. फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग के टॉप से एक ऑब्जेक्ट को आपने हॉरिजॉन्टली पुश कर दिया, सो इट विल गो समथिंग लाइक दिस. या फिर फ्रॉम अ फाइटर जेट, आपको पता है when you want to hit enemy target, the fighter jet will drop bomb, so it will follow this trajectory from height to ground. तो मैंने कल आपको बेसिक बताया था. बेसिक ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हॉरिजॉन्टल जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको बोलोगे रेंज. In this case, as you know, initial velocity of projection has only x component. So ux is equal to u and uy equal to 0. यहाँ पे you have to be little careful while using ax and ay. ax का तो चिंता नहीं है, ax is 0 क्योंकि there is no force along x direction. ay जो अभी तक हम -g लेते आए हैं, आप लोगे q plus g, because now initially the object is not going against gravity, it is going in the direction of gravity, and this is height h. Some books will take it to be -h. माइनस क्यों? क्योंकि ओरिजिन अगर आप यहाँ पे सेट कर दिया तो ये ओरिजिन के नीचे है. नीचे मतलब नेगेटिव साइड में, इसके लिए -h. तो हम देखेंगे कब और कहाँ -h यूज करना है, वी विल सी. तो कंपेयर टू ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, यहाँ पे कम इक्वेशंस इन्वॉल्व है, लेकिन प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट इक्वेशन इज द सेम, एग्जैक्टली द सेम. अगर आपको याद होगा, यहाँ पे ऑब्लिक के केस में आप स्टार्ट करते हो Sx इक्वल टू uxt प्लस 1/2 axt स्क्वायर. यहाँ पे भी सेम, Sx मतलब x. मैं x की जगह पे r नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये जनरल x है. जनरल x मतलब आपने जब ऑब्जेक्ट को रिलीज किया तो ऑब्जेक्ट जब यहां तक आ जाएगा तब आर की बात होगी, बट ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, यहां पे भी हो सकता है. तो इन दिस केस यू हैव सम वैल्यू ऑफ एक्स, राइट. तो जब मैं एक्स लिखता हूं, दिस मींस मोशन कंप्लीट नहीं हुआ है, इट इज इंस्टंटेनियस डिस्प्लेसमेंट. जब मैं आर लिखता हूं मतलब मोशन कंप्लीट हो गया है. तो x, ux is u, t is t, ax is 0, तो 0. तो यहां से मिल जाएगा t इक्वल टू x बाय u. ऐसा ही हमने ऑब्लिक में किया था, t इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा. सेम प्रोसेस. फिर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फाइंड करना. इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फाइंड करने के लिए आपने क्या किया, आपने यही इक्वेशन y कंपोनेंट के लिए लिखा. तो व्हाट यू डू इज sy equal to uyt plus 1/2 ayt square. sy is y, uy is 0, ay is g, so g by 2 t square. so y is 1/2 gt square. हमको चाहिए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, मतलब रिलेशन बिटवीन x एंड y, राइट? करेक्ट. तो t is x by u, सब्स्टिट्यूट कर दो. तो दिस इज 1/2 g x by u का स्क्वायर. देयरफॉर y इक्वल टू 1/2 g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर. ये आपको मिल गया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन. तो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू, यहाँ पे इनफैक्ट मच मोर सिंपल, बहुत सिंपल ही, राइट. वहां पे क्या था, भूल गए. x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा.
या फिर x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, राइट। दो ये हो गया। इसके बाद आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना मतलब एट सम इंस्टेंट पार्टिकल अगर यहाँ पे है, राइट। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बार बार बोला है, डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन वेक्टर इन दिस केस। क्यों पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ पे जहां से पार्टिकल ने स्टार्ट किया उसी को तो ओरिजिन बोलते हो तुम। प्रोजेक्टाइल मोशन में मोशन जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे ओरिजिन सेट करते हो ना। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर। एक ही डिफरेंस है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर। याद होगा? नहीं याद होगा तो याद कर लेंगे। हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे था आपका ऑब्जेक्ट, इनिशियली इस पोजीशन को आपने बोला था R1 बार। फिर थोड़ी देर के बाद अगर ऑब्जेक्ट यहां से यहां पे आ गया तो ये उसका नया पोजीशन वेक्टर है R2 बार। देखो पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट इज दिस टू दिस, यहां से यहां तक। फिर आपने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हो, आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो ये ए बोल लो, इसको बी बोल दो, इसको ओ बोल लो, राइट। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग ओ ए बार प्लस ए बी बार इक्वल टू ओ बी बार। पहला वेक्टर जहां खत्म हुआ वहां से दूसरा स्टार्ट हो रहा है। रिजल्टेंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड एंड्स एट हेड ऑफ। तो यहां से आपको मिल गया ए बी बार। मैंने ये भी बताया था पोजीशन वेक्टर को अगर ये ओ ए है तो इसको स्मॉल ए लिखते हो तो R1 बोलो या फिर स्मॉल ए बोलो। ओ बी को आप बोलते हो स्मॉल बी। ए बी बार फ्रॉम हियर इज ओ बी बार माइनस ओ ए बार। मैंने आपको ये भी बताया था ए बी है तो पोजीशन ऑफ बी माइनस ए। अगर बी ए होता तो ए बार माइनस बी बार ऐसा लिखते हो। दिस इज व्हाट यू शुड नो। ये बेसिक थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है। इफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम ए टू बी तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी बार इज बी बार माइनस ए बार, where b bar is position vector of point B and a bar is position vector of point A. If the displacement is from B to A, so a bar minus b bar. This is what you know, right? अब मान लो ये जो A पॉइंट है मैंने इसी को ओरिजिन मान लिया तो ये जीरो हो गया ना, खत्म। ये जीरो खत्म, राइट, करेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट विल बिकम पोजीशन वेक्टर। क्यों? क्योंकि पोजीशन वेक्टर का डेफिनेशन द वेक्टर शुड स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड गिव यू पोजीशन। हाँ तो मैंने ओरिजिन को यहाँ पे सेट कर दिया तो ये डिस्प्लेसमेंट भी है और ये पोजीशन वेक्टर भी है। तो याद रखना जब इनिशियल पॉइंट ही इनिशियल पोजीशन ही ओरिजिन है तो लेटर इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब। तो अब इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर। स्टार्टिंग यहां से किया था, यहां पे ओरिजिन मैंने सेट कर दिया, करेक्ट, राइट। अगर इतना समझा है आपको क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए। कौन से क्वाड्रेंट में है ये? 4। एक्स क्या होता है पॉजिटिव, वाई क्या होता है। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाओगे तब आपको एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव दिखना ही चाहिए। सो you will write here displacement, instantaneous displacement, better instantaneous displacement। और आपको ऑलरेडी पता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर आर बार इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, राइट। एक्स आपने फाइंड किया ut, तो दिस इज नथिंग बट ut आई कैप और ये प्लस की जगह पे हम लिखेंगे माइनस। माइनस ऑब्वियसली बिकॉज आई टोल्ड यू माइनस व्हाट इज वाई हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। हो गया, बन गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इट इज प्रीटी सिंपल।
अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस तो यूटी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का स्क्वायर, करेक्ट। मिल गया आपको मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद आपने क्या फाइंड किया था? मे बी आई थिंक यू हैव फाउंड आउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। याद है कि आपने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड किया था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब बिकॉज ड्यूरिंग द मोशन, जब ये मोशन में है ऑब्जेक्ट, तो इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, हर एक इंस्टेंट के साथ चेंज हो रहा है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना, यहाँ पे भी कर सकते हो सेम लॉजिक। v बार इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप, vx इक्वल टू ux प्लस ax t, vx इक्वल टू ux is just u, ax is 0, vy इक्वल टू uy प्लस ay t, तो दिस इज 0 and this is gt, तो प्लस gt, तो प्लस gt, ये आ गया आपके पास vy। तो नाउ यू विल हैव v bar equal to vx is u I cap and vy is gt j cap, right? Don't you see something is wrong? What is wrong? ऐसा होना तो चाहिए वैसे नॉर्मली, ऐसा ही है। What is wrong? वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कहाँ जाएंगे? एक होगा यहाँ पे, दूसरा होगा नीचे। मतलब यू शुड नो व्हाट यू शुड नो, vy ऑलवेज यू हैव टू टेक नेगेटिव बिकॉज ऑफ द क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे यू हैव टू पुट नेगेटिव, तो ये भी आएगा आपका नेगेटिव। दैट्स इट, इतना ही है, दैट्स द ओनली चेंज बिकॉज ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट। सिर्फ क्वाड्रेंट याद रखना है यहाँ पे, खत्म। डन। अब ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विच इज u स्क्वायर प्लस gt का स्क्वायर। हो गया। अब आगे क्या चाहिए हमको? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, tan, वेरी गुड। तो आपको याद है जब जब डायरेक्शन की बात होगी तब तब tan निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये आ गया y कंपोनेंट, आई विल चेंज द कलर हियर। तो ये आपका है x कंपोनेंट, ये है y कंपोनेंट। दिस इज vy, दिस इज vx। ये एंगल है लेट अस से अल्फा या फाई, जो भी बोलो, फाई। अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो ऑलवेज टेक tan ऑफ फाई। तो व्हाट इज द सिचुएशन? सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस। ये x कंपोनेंट था, ये y कंपोनेंट है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल है फाई, दिस इज vx, दिस इज vy। मैंने आपको पहले भी बताया था, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि एक वेक्टर को आप जहां चाहो वहां पे मूव कर सकते हो। इस वेक्टर को उठा के आप यहाँ पे भी रख सकते हो, अप टू यू। क्योंकि जब तक आप मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज नहीं करते, जब मैंने इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे रखा, मैंने मैग्नीट्यूड चेंज किया नहीं, डायरेक्शन चेंज किया नहीं, तो बेसिकली थोड़ा छोटा हो गया, इसको बड़ा कर देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ to look this as complete. Anyways, so this is vy. What is tan? Tan का डेफिनेशन क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। हो गया। डायरेक्शन मतलब एंगल, एंगल इज vy by vx का tan इनवर्स। तो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट का tan इनवर्स। सेम, वहां पे भी ऐसा था, यहाँ पे भी वही है। देयर इज नो चेंज, दिस पार्ट हैज नॉट चेंज अपार्ट फ्रॉम, चेंज क्या हुआ? सिर्फ vy का डायरेक्शन, बाकी कुछ चेंज नहीं है। ये फॉर्मूला एज इट इज है, ऑब्लिक में भी यही था, यहाँ पे भी वही है। देन और हमने क्या फाइंड किया था? टाइम ऑफ फ्लाइट। और हमने क्या फाइंड किया था? हॉरिजॉन्टल रेंज। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ तो सिर्फ टाइम ऑफ डिसेंट होगा और इजी है। टाइम ऑफ फ्लाइट
बहुत सिंपल है ये. हाउ डू यू फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट इन दिस केस? कैसे फाइंड करोगे? हाँ, नहीं, टाइम ऑफ डिसेंट कैसे फाइंड करोगे, वही तो पूछ रहा हूँ. दिस डिस्टेंस इज एच, करेक्ट. तो वर्टिकल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया? एच. वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन मतलब यू विल बी सेइंग एस वाई इक्वल टू यू आई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर. सिंपल. अब एक बात बताओ, अगर ये पूरा नीचे नहीं आता ग्राउंड पे, तो मैं y इक्वल टू एच लिख नहीं सकता. सपोज ऑब्जेक्ट यहीं पे है, तो इतना डिस्टेंस कवर किया ना वर्टिकल डायरेक्शन में. अब डू नॉट गेट कंफ्यूज. प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि आपको आदत ऐसी है, यू ऑलवेज थिंक मैंने जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, ये ग्राउंड है, ड्रॉप किया, दिस डिस्टेंस इज h. अब आपको हमेशा से लगता है कि ऐसा ही मोशन होना चाहिए. ठीक है, ऐसा ही मोशन हो सकता है, बट मोशन अगर ऐसा भी है, दिस इज व्हाट वी हैव. ओके, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो इसका x कंपोनेंट ये, और ये हो गया उसका y कंपोनेंट, मतलब ये हो गया उसका y कंपोनेंट. तो ऑब्जेक्ट जब टोटली ग्राउंड पे आ जाएगा तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? h. वर्टिकल डायरेक्शन में h, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना किया? r. वेरी गुड. तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. तो एस वाई की जगह पे क्या लिखना है? यू वाई की जगह पे क्या है? 0, और जी टी स्क्वायर. बट टी हियर विल बी कैपिटल टी, क्योंकि हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं. तो दिस इज 2h बाय जी, ये 2 इधर, जी डिनोमिनेटर में इक्वल टू टी स्क्वायर. देयरफॉर टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी. ये आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन. खत्म. तो टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन निकालने के लिए आपने एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर यूज किया. यू वाई इज 0, एस वाई इज एच, ए वाई इज जी, स्मॉल टी इज कैपिटल टी. मिल गया टाइम ऑफ फ्लाइट. Range, that is the last thing you need. Range. Do you remember how did you find out horizontal range in case of oblique? Horizontal range easy है, ये तो सबसे इजी था, मैंने आपको बता दिया था, ये सबसे इजी था. वापस वही एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर. एस एक्स पूरा का पूरा मोशन खत्म होने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? r. यू एक्स कितना था? u. मोशन पूरा खत्म हो गया, तो t की जगह पे कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट. ये क्योंकि x 0, तो r इक्वल टू यू टी. ये हमेशा याद रखना, सबसे इजी. ऑब्लिक में भी, यहाँ पे भी, वहां पे भी यही था. ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, u cos थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट वाज 2u sin थीटा बाय g, तो इसलिए हमको मिला था 2ux ui बाय g. यहाँ पे भी वही है, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट. व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? 2h बाय g का रूट में, तो u अंडर रूट ऑफ 2h बाय g हो गया रेंज. तो इनफैक्ट से प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग स्टार्टिंग करते हैं ऑब्लिक के साथ, तो हमारे दिमाग में ऑब्लिक के इक्वेशंस इतने पक्के बैठ जाते हैं कि हमको ये डिफिकल्ट लगता है. इनफैक्ट दिस इज सिंपल, दिस इज मच मोर सिंपल, राइट? खत्म. दैट्स ऑल अबाउट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन. क्योंकि टाइम ऑफ एसेंट की तो बात हो ही नहीं सकती, ओनली टाइम ऑफ डिसेंट, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट. डन. So let us start with first example. Just a minute. All right. So let us start with first question. At a height 80 meter, an aeroplane is moving with 150 meter per second. A bomb is dropped from it so as to hit a target. At what distance from the target should the bomb be dropped? तो अब
फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पे एक प्लेन है, एरोप्लेन, ओके, इट इज फ्लाइंग with a speed of 150 मीटर पर सेकेंड at a height of 80. यहाँ पे एक टारगेट है that this bomb wants to hit, right? और ये हाइट 80, मतलब h की वैल्यू दी है। और याद रखना हमने जो अभी सीखा ux, जितना स्पीड प्लेन का होगा उतना ही स्पीड उस बॉम्ब का होगा। क्योंकि मैं अगर खड़े रह के किसी चीज को ड्रॉप कर देता हूं तो वो सीधा नीचे आता है। इफ आई स्टैंड एंड ड्रॉप इट डायरेक्टली कम्स डाउन, राइट? एंड इफ आई गिव इट अ पुश, तो जितना भी वेलोसिटी मैंने लगाया दिस बिकम्स ux, राइट? प्लेन चलते चलते अगर किसी चीज को ड्रॉप कर देता है तो वो नीचे सीधा नहीं आता है, इट फॉलोज दिस पाथ, करेक्ट? तो जो स्पीड प्लेन का होगा वही स्पीड बॉम्ब का होगा। तो यू शुड रिमेंबर दैट ux इज हाउ मच, 150 मीटर पर सेकेंड, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, ओके। अब g की वैल्यू 10 लेनी है तो व्हाट इंफॉर्मेशन यू हैव? सबसे पहले यू हैव h, यू हैव ux and that's it. So at what distance should the bomb be dropped? At what distance मतलब क्या पूछा है? r पूछा है। This is what you are saying, right? Wrong. At what distance? कितनी दूर से? At what distance? This part, this. At what distance? याद रखना आपको रेंज नहीं पूछा, आपको पूछा है कितने डिस्टेंस पे से। मतलब दे आर आस्किंग यू, बेसिकली दे आर आस्किंग यू दिस पर्टिकुलर साइड, दैट इज हाइपोटेन्यूज, करेक्ट? ये पूछा है, नॉट रेंज। क्लियर? क्योंकि नीचे से नहीं, नीचे से मारा होता तो फिर सीधा फेंक दिया। फिर एट व्हाट डिस्टेंस, राइट? देन इट वाज रेंज। सीधा ऊपर से फेंका होता तो एट व्हाट डिस्टेंस, मतलब दैट इज वर्टिकल हाइट। यहाँ पे फ्लाइंग एरोप्लेन से फेंका है उसको, तो दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। तो अगर आपको r मिल गया तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। इस डिस्टेंस को मैं s बोल देता हूं। तो s अगर आपको फाइंड करना है तो r चाहिए, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपको पता है s स्क्वायर इज h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो s इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h तो पता ही है, ओके गुड। वैसे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, आई टेल यू हाउ, बट पहले हम सॉल्व कर लेंगे r। अभी r का इक्वेशन डिराइव किया था, u 2h by g, you know ux is u only, uy is 0, 150, 2 into this is 80 by 10, cancel 16 का रूट, 150 into 4 600 मीटर पर सेकेंड। r is मीटर पर सेकेंड, मीटर, वेरी गुड, इट इज मीटर, रेंज इज इन मीटर, गुड। r मिल गया, h पता है, राइट, गुड। ऑप्शन नंबर ए। कैसे? लॉजिक, s is अंडर रूट ऑफ r मतलब 600। मुझे एक बात बताओ, 600 का रूट कितना? 600 स्क्वायर का रूट कितना? 600 स्क्वायर का रूट कितना? 600। अगर मैं 600 स्क्वायर में कुछ माइनस करता हूं तो उसका रूट कितना? 600 से कम। अगर मैं कुछ प्लस करता हूं तो उसका रूट कितना? एक ही ऑप्शन है, 600 स्क्वायर, क्योंकि r इज 600, उसका स्क्वायर प्लस 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 समथिंग। 600 के स्क्वायर में कुछ ऐड करके रूट लोगे तो 600 ज्यादा आएगा, एक ही नंबर था 600 ज्यादा, तो दैट इज नथिंग बट 600 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर।
80 स्क्वायर जो आएगा वो आएगा, आई डोंट केयर, इट इज 605 पॉइंट समथिंग समथिंग, क्योंकि एक ही आंसर है 600 के ऊपर। मैं वापस बताता हूँ, क्वेश्चन इजी है और इंटरेस्टिंग है। आपको पूछा है अगर एक प्लेन 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है 80 मीटर की हाइट पे, उसको टारगेट को हिट करना है, तो कितने डिस्टेंस से उसको वो बॉम्ब को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो दिस डिस्टेंस एस डिपेंड्स ऑन रेंज। रेंज पता होगा तो सॉल्व, क्योंकि दिस एस इज हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल, तो एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। नाउ r is u under root of 2h by g, substitute values and you find r as 600 and s is r square plus h square। तो 600 के स्क्वायर में कुछ ऐड कर रहे हो और उसका रूट ले रहे हो तो 600 से ऊपर ही आएगा। तो ओनली वन ऑप्शन विच इज 605.3। so that's how you are supposed to solve। done। next question, a bomber plane, वही same type, moves horizontally with a speed of 500 मीटर पर सेकेंड। तो अब बॉम्बर प्लेन हॉरिजॉन्टल मोशन जैसे ही आया तो ux इक्वल टू u, दिस इज 500 मीटर पर सेकेंड। ओके, इट मूव्स हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड of 500 meter per second and a bomb is released from it, strikes the ground in 10 seconds, time of flight is 10 seconds, angle at which it strikes the ground will be, g की वैल्यू दी है 10, angle at which अभी मैंने बताया था, angle at which मतलब phi is tan inverse of vy by vx, vy by vx, और मैंने आपको अभी बताया कि vx is ux, क्योंकि वो तो चेंज होता नहीं है, और ux is u क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल मोशन है, राइट। vx is ux क्योंकि x component does not change, क्योंकि x डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, there is no acceleration in the direction of x, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में ux is u, not zero, right? And vy is uy plus ayt. vy is 0, ay is g, t is time of flight, g is 10, time of flight is 10, so vy is 100 and vx is 500. So tan inverse of vy by vx is tan inverse of 100 by 500, which is tan inverse of 1 by 5, है क्या? ऑप्शन नंबर ए। Next question, a projectile fired with initial velocity u at some angle theta has range r. Projectile fired with initial velocity u at some angle theta. Some angle theta मतलब ये आ गया oblique, right? Has a range r. If the initial velocity be doubled at the same angle, angle same रखा है but u को 2u कर दिया, double कर दिया, right? Then the range will be, do you remember range का formula in terms of u मतलब initial velocity and angle of projection, याद है क्या? u square sin 2 theta by g, या फिर 2u sin theta cos theta, है ना, 2ux uy by g, तो 2ux मतलब u cos theta, uy मतलब u sin theta by g मतलब 2u square sin theta cos theta by g, और 2 sin theta cos theta is sin 2 theta, तो इसका मतलब u square sin 2 theta by g। थीटा कांस्टेंट क्योंकि बोला है सेम एंगल मतलब थीटा इज कांस्टेंट, राइट, थीटा कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो r is proportional to u square since theta and g are constants, so therefore r2 by r1 will be u2 by
u1 का स्क्वायर, u2 is 2 times of u, डबल कर दिया, u1 is u, कैंसल कैंसल, दिस इज 4, तो r2 is 4r, तो r2 is 4 times of r1 but r1 is r, तो ये आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर डी 4r. Next question. The angle of projection at which horizontal range and maximum height are equal. Wait a minute, पहले सॉल्व कर लो फिर देखते हैं. अब दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मैं दोनों बता देता हूँ. मेथड नंबर 1, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल, r का फॉर्मूला 2ux uy by g और h का फॉर्मूला uy स्क्वायर बाय 2g. कैंसल 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 कैंसल, राइट, करेक्ट. तो क्या बचा आपके पास, 2ux इक्वल टू uy बाय g और यहाँ का 2, राइट. तो दिस इज g कैंसिल हो गया, ओके, हाँ गुड. तो ये आ जाएगा सिर्फ 2 u cos थीटा इक्वल टू u sin थीटा और ये आ गया 4, पक्का. 2, तो 4 लिखोगे तो ये 2 मत लिखना, कैंसल एंड कैंसल. नाउ ब्रिंग इट हियर, 4, ब्रिंग cos देयर, sin बाय cos, तो tan थीटा इज 4, तो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 4, tan इनवर्स ऑफ 4, करेक्ट है. 45 कैसे बोला फिर, सो ऑप्शन नंबर सी. और वेट 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 वेट, मेथड नंबर 2 विच इज सिंपल. मैंने कल आपको बताया था रिलेशन बिटवीन आर एंड एच, आर इक्वल टू 4h cot थीटा, याद है क्या, ये कल ही बताया था. बट आपको बोला क्या है, r इक्वल टू एच, तो यहाँ पे r की जगह पे डाल दो h, h इक्वल टू 4h cot थीटा, कैंसल एंड कैंसल, तो 1/4 इक्वल टू cot थीटा, बट cot थीटा इज 1/tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू 4, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4. इसका मतलब दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी है, ए नहीं, राइट, गुड. Next question. The range of projectile when launched at an angle of 15 degree with the horizontal is 1.5 kilometer. What is the range of projectile when launched at an angle of 45 to the horizontal? तो ऐसा है कि पहले केस में R1 range is 1.5 kilometer, theta 1 is 15 degree, and theta 2 is 45, and then asking you what is R2, what is R2, okay. So first of all, did they anywhere mention about initial speed? क्योंकि प्रॉब्लम ये है, in some cases maybe they will say कि initial speed is the same, some cases they will say nothing. यहाँ पे कुछ बोला है क्या, नहीं, तो ऐसे केस में you have to assume that u is same in both the cases. तो अब आपको पता है range which is equal to u square sin 2 theta by g, इसमें u और g कांस्टेंट, जैसे पहले में थीटा और g कांस्टेंट था, यहाँ पे u और g कांस्टेंट है, तो r square is proportional to sin of 2 theta since u and g are constants. R is proportional to, okay, good. So R is proportional to sin 2 theta, u and g are constants. So therefore you will have R2 by R1 equal to sin of 2 theta 2 upon sin of 2 theta 1. R2 by R1. R2 equal to, well, R2 by R1
R2 इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा 2, थीटा 2 कितना है 45 अपॉन साइन ऑफ 2 थीटा 1 कितना 15 और ये आ गया आपके R1, ये R1 को वहां शिफ्ट कर दिया। साइन 90 साइन 30 हाफ, ये साइन 30 है ना, अरे नीचे 2 into 15 मतलब कितना 30, 2 into 15 is 30 और ये R1 कितना था, ये ऊपर ये कितना होगा 3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी, नॉट 1.5, इट इज 3।